बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने टारगेट कॉस्टिंग जो है वो कंप्लीट किया था और कुछ हमने तकरीबन 4 to 5 पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन टारगेट कॉस्टिंग या रेलिवेंट कॉस्टिंग के साथ थे अब, तो इसलिए फिर हमें अब रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा ताकि रिमेनिंग टारगेट कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और फिर रेलिवेंट कॉस्टिंग से आगे फिर हम डिसीजन मेकिंग अपनी स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है जी। सो चैप्टर नंबर 14 इज़ अबाउट द रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्टिंग है क्या? सबसे पहले रेलिवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल समझाता हूँ, ठीक है, और फिर रेलिवेंट कॉस्टिंग के हम कुछ असूल पढ़ेंगे, ठीक है। रेलिवेंट कॉस्ट है क्या, और जो भी आगे हम एक डिसीजन मेकिंग का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रेलिवेंट कॉस्टिंग ये कह लें कि डिसीजन मेकिंग का स्टार्टिंग फेज़ है। यहाँ से हम डिसीजन मेकिंग के टॉपिक के अंदर एंटर हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग है क्या? कोई भी फैसला करना वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक शर्ट खरीदनी है तो कौन सी शर्ट खरीदें, कहाँ से खरीदें, कितने की खरीदें, किस कलर की खरीदें, क्या स्टफ़ होना चाहिए, ये जो डिसीजन लेना है ये भी डिसीजन मेकिंग में आता है, ठीक है जी। इसी तरह घर के छोटे छोटे फैसले करना, ठीक है जी। मेरे पास पैसे हैं, उन पैसों को कहाँ खर्च करना है, कितने खर्च करना है, ये भी डिसीजन मेकिंग है। अब ये डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिसीजन लेना? ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन लेना होगा कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इन प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, इन प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, ये डिसाइड करना हमने, ठीक है जी। ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इस प्रोडक्ट पे हमारे एक्सपेंसेस कितने आएंगे और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना, ठीक है। एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, कैसे कम हो सकते हैं, ये डिसाइड करना है। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, क्या उसको हम बनाना कम कर दें, क्या उसको कंटिन्यू रखें या बंद कर दें, अब ये फैसले करने वाले हैं, ठीक है। किस मटेरियल को कहाँ से ख़रीदें, ये फैसले करने हैं। तो जो भी सारे के सारे जो हमने फैसले करने हैं वो सारे के सारे फैसले जो हैं वो रेलिवेंट कॉस्टिंग के ज़रिए करेंगे। रेलिवेंट कॉस्टिंग अब है क्या? मान लें कि हम एक एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग काम को करते हुए हमारे पास एक नया ऑर्डर आ गया। अब उस नए ऑर्डर की वजह से मेरे पास मुझे मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल मेरा लगेगा, एक्स्ट्रा लेबर लगेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। वो जो सारी की सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लगेंगी तो कौन सी उसमें से मेरे लिए रेलिवेंट खर्चे हैं, कौन से मेरे लिए इररेलेवेंट खर्चे हैं, कौन से न्यू जॉब की वजह से, न्यू ऑर्डर की वजह से कौन सी मेरे लिए रेलिवेंट इनकम बनेगी, कौन सी मेरे लिए रेलिवेंट इनकम नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हमने इस रेलिवेंट कॉस्ट में देखना है कि अगर हमारे पास एक नया जॉब आ गया, एक नई ऑर्डर आ गया, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया, उस न्यू कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, कौन सी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 4 प्रिंसिपल हैं जिससे आप आराम से जज कर पाएंगे रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल है क्या। फॉर एग्जांपल हमारी फर्नीचर कंपनी है और हमारे पास न्यू फर्नीचर ऑर्डर आया, सो दैट इज़ द प्रपोज जॉब। प्रपोज जॉब में हमारे पास एक नया फर्नीचर का ऑर्डर आया। अब इस नए फर्नीचर का जो ऑर्डर आया तो ऑब्वियस बात है इस फर्नीचर को बनाने में हमारा मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा और एफर्ट्स लगेगी, सारा कुछ लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें से रेलिवेंट इनकम सबसे पहले देखते हैं, रेलिवेंट इनकम क्या होगी। तो रेलिवेंट इनकम ये है कि जब मैं ये फर्नीचर सारा बना लूँगा फिर इस सारे फर्नीचर को मैं क्या करूँगा, बेच दूँगा, वहाँ उनको बेच के जो पैसे आएंगे तो वो मेरे लिए रेलिवेंट इनकम बन जाएगी। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। रेलिवेंट एक्सपेंस क्या होगा? रेलिवेंट एक्सपेंस में फर्नीचर को बनाने के लिए जो मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगेगी, जो मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लगेगी, जो मेरा एफर्ट्स लगेगा, ये मेरी रेलिवेंट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट कॉस्ट होगी प्लस इसके अंदर नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट भी ऐड कर लेंगे तो ये हमारा रेलिवेंट एक्सपेंस बन जाएगा। तो रेलिवेंट एक्सपेंस क्या? एक्स्ट्रा एक्सपेंस दैट विल इंकर ड्यू टू दिस जॉब। इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा मटेरियल लगा, एक्स्ट्रा लेबर लगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा, वो मेरी रेलिवेंट एक्सपेंस हो जाएगा। फिर एक और हमारी, क्योंकि फर्नीचर का बिजनेस है, एग्जिस्टिंग एक्सपेंस दैट विल सेव ड्यू टू दिस जॉब। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ख़र्चा हो रहा था इस नए जॉब की वजह से, अब वो जो पुराना एक ख़र्चा हो रहा था अब वो ख़र्चा नहीं हो रहा। अगर कोई एग्जिस्टिंग एक्सपेंस न्यू जॉब की वजह से सेव हो जाएगा, एक ख़र्चा जो पहले हो रहा था अब वो नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेलिवेंट इनकम कंसिडर कर लेंगे। यानी कि ख़र्चे का ना होना, ख़र्चे का बच जाना, ख़र्चे का सेव हो जाना, तो ये भी हमारी रेलिवेंट इनकम में आएगा, ठीक है। जैसे एक चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ पे एक दफ़ा खर्चा कर लो ताकि फ्यूचर में वो आपके काम आता रहे, और दोबारा जिसको कहते हैं आप वन टाइम एक्सपेंस कर लो उस चीज़ पे। वो या एक हमारे चीज़ यहाँ होती है आप मंथली थोड़ा 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 उस पर करी जा रहे हो, जिस तरह आप कह लो कि रेंट होता है,
आप एक ही दफ़ा कोई चीज़ अपनी खरीद लो, वो आपका वन टाइम खर्चा, तो वो भी इस चीज़ में आता है? नहीं, वन टाइम एक्सपेंस रेलिवेंट कॉस्टिंग में नहीं आता। जैसे कि शुरू में हमने बिज़नेस को जब प्लान किया, तो बिज़नेस को प्लान करने के लिए, बिज़नेस को लॉन्च करने के लिए हमने मार्केट रिसर्च की होगी। जो मार्केट रिसर्च की, मार्केट सर्वे किया, वो वन टाइम एक्सपेंस आया, उसने दोबारा नहीं फ्यूचर में आना। ठीक है, सर वो आपके एक्सपेंस पे सेव नहीं हो रहा उससे वो वाला? वो एक्सपेंस सेव हो रहा है, उससे आपकी कॉस्ट सेव हो रही है फ्यूचर में। यानी कि शुरू में मैंने जो एडवर्टीज़मेंट की, अब वो फ्यूचर में जाके वो बार बार एडवर्टीज़मेंट नहीं कर, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रांड बन चुका हूँ। ठीक है, लेकिन ये रेलिवेंट कॉस्टिंग नहीं है। यानी कि जो नया फर्नीचर का ऑर्डर आया, अब इसके लिए मुझे ऑर्डर आ गया, तो मैंने कोई मार्केट रिसर्च नहीं किया। तो मार्केट रिसर्च तो जब मैंने शुरू में पहली मरतबा फर्नीचर की शॉप ओपन करने का सोचा, तब मैंने मार्केट रिसर्च करके ख़र्चा किया। तो उस खर्चे का इस न्यू फर्नीचर ऑर्डर से कोई ताल्लुक है नहीं। तो रेलेवेंट कॉस्ट में ये देखना है कि जो आपके पास नई जॉब आई है, नया ऑर्डर आया है, इस नई ऑर्डर पर क्या खर्चा आ रहा है। जो इसके ऊपर खर्चा आएगा वो रेलेवेंट एक्सपेंस हो जाएगा, जो इसको बेचकर इनकम आएगी वो रेलेवेंट इनकम बन जाएगी। दूसरी बात, एक ऐसा खर्चा हो रहा था जो अब इसकी वजह से नहीं हो रहा। एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, इस स्पेसिफिक ऑर्डर की वजह से एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा फर्नीचर का बिज़नेस है और हम एक स्पेशल कबर्ड बनाते हैं। उस स्पेशल कबर्ड को बनाने के लिए ना स्पेशल हमें एक मशीन चाहिए होती है। वो मशीन हमारे पास नहीं थी, तो हम क्या करते थे, रेंट पर कटिंग करवाया करते थे। रेंट पर कटिंग दी वुड, हम अपनी लकड़ियों को क्या करते थे, रेंट पर क्या करते थे, कट करवाया करते थे, क्योंकि वो मशीन हमारे पास है ही नहीं थी। और उसके हम 20,000 रुपये दिया करते थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये जो नया फर्नीचर का ऑर्डर आया, अब ये बनना ही उस मशीन से, तो हमने क्या किया, हमने न्यू मशीन खरीद ली। हमने क्या किया जी, परचेज्ड न्यू मशीन। हमने न्यू मशीन ही परचेज कर ली। अब जब ये हमने नई मशीन परचेज की, तो ये क्या बन गया, रेलिवेंट एक्सपेंस बन गया, क्योंकि इस जॉब की वजह से मशीन के ऊपर खर्चा करना पड़ा, तो ये रेलिवेंट एक्सपेंस इधर आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? तो मान लें ये मैंने मशीन हमने खरीदी, एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लाख की, तो 5 लाख रुपया इधर आ गया, रेलिवेंट एक्सपेंस बन गया। लेकिन इस मशीन के आने से जो मैं रेंट पे अपनी लकड़ियों को कट करवाया करता था और 20,000 पे खर्च किया करता था, वो बच गया। अब हमने कहा अपनी मशीन आ गई, खुद कटिंग करेंगे। तो इस मशीन के आने की वजह से ये 20,000 क्या हो गए, सेव हो गए। तो ये 20,000 हमारी रेलिवेंट इनकम बन जाएगी। तो 20,000 हमारी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। क्यों? पहले खर्चा हो रहा था, इस नई जॉब की वजह से खर्चा नहीं हो रहा। और अगर आप दोनों को देखो तो 5 लाख का खर्चा हुआ, 20,000 की इनकम आई, दोनों को नेट करके 480 का खर्चा भी रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आप दोनों को नेट करते हो तो। रेलेवेंट कॉस्ट सिर्फ जो ऑर्डर आया होता है उसी, सिर्फ उसकी जो मैं एग्जिस्टिंग अपना फर्नीचर के में बेड बना रहा हूँ, कबर्ड, सोफ़ा बना रहा हूँ, एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस नहीं आते रेलिवेंट कॉस्टिंग में। रेलिवेंट कॉस्टिंग में सिर्फ परपोज या न्यू जॉब से रिलेटेड जो खर्चे होंगे सिर्फ वो आएंगे, एग्जिस्टिंग नहीं आएंगे। अभी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्या ये रेलिवेंट इनकम, रेलिवेंट एक्सपेंस और ऐसा खर्चा जो पहले हो रहा था नए ऑर्डर की वजह से वो खर्चा बच गया, तो खर्चे का बचना भी इनकम होगा। ये बात समझ लगी? कि नहीं लगी? सर जिस तरह इस ऑर्डर में तो 5 लाख की मशीन आ गई, नेक्स्ट ऑर्डर के लिए तो हम 5 लाख की नहीं लेंगे ना, 20,000 हमारा बचेगा वो। हाँ, उसमें सिर्फ 20,000 से 20,000 इंक्रीमेंटल इनकम बनेगी। फोर्थ वाला, एक ऐसी इनकम जो आ रही थी, जो हमें आ रही थी, इस जॉब की वजह से अब वो हमें इनकम नहीं आएगी। तो अगर हमने कोई इनकम सेक्रीफाइस की है तो वो भी हमारी क्या बनेगी, रेलिवेंट एक्सपेंस बनेगा। एक इनकम आ रही थी, इस जॉब की वजह से वो इनकम नहीं आएगी अभी। मिसाल के तौर पर अगर मैं नया जॉब ना उठाता तो मैं कहता कि मैं सेल कर पाता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50,000 की सेल कर पाता एक सोफ़ा बनाता और उसको 50,000 का सेल करता अगर नया जॉब ना उठाता, नई ऑर्डर ना होता। अब नया ऑर्डर आ गया, तो अब हमने कहा यार रिसोर्सेज नए ऑर्डर पे लगाऊंगा,
मटेरियल भी उधर लगेगा, लेबर भी उधर लगेगी, एफर्ट भी उधर लगेगा। तो नए जॉब की वजह से एक सोफ़ा जो मैं बेच सकता था अब नहीं बेच पाऊँगा, क्योंकि नया ऑर्डर मुझे पूरा करना है, उसके ऊपर लेबर मटेरियल लगाना है। तो क्या सुनो, नए जॉब की वजह से एक इनकम आनी थी, अब नए जॉब की वजह से नहीं आ रही, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, रेलिवेंट एक्सपेंस बन जाएगा, ये रेलिवेंट एक्सपेंस बन जाएगा। अब वाइंड अप करो जल्दी से। नया फर्नीचर बनाया, बेच दिया, सीधी सीधी रेलिवेंट इनकम। नए फर्नीचर को बनाने के लिए जो खर्चा आया वो रेलिवेंट एक्सपेंस, सीधी सीधी सी बात। एक एक्सपेंस पहले हो रहा था, नए ऑर्डर की वजह से वो एक्सपेंस बच गया, तो ये रेलिवेंट इनकम बनेगी। एक्सपेंस का बच जाना रेलिवेंट इनकम है। और एक इनकम पहले हो रही थी, वो नए ऑर्डर की वजह से वो इनकम जो है वो अब हमें नहीं आ रही, तो इनकम का ना आना एक्सपेंस है। बस ये 4 सिनेरियोज हैं रेलिवेंट कॉस्टिंग। ये रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल है। ठीक है जी, यहाँ तक है मसला। अच्छा, की कंसेप्ट यूज इन रेलिवेंट कॉस्टिंग। अभी आपके सारे सवालों के जवाब ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। नंबर 1, रेलिवेंट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट विल अकर इन फ्यूचर। रेलिवेंट कॉस्ट सिर्फ वो कॉस्ट होगी जो फ्यूचर में अकर होगी। दे कांट इंक्लूड एनी कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड इंकर्ड इन पास्ट। अगर कोई पास्ट में आपका खर्चा हुआ है, जो कि ऑलरेडी एक खर्चा हो चुका है, तो उसका नए ऑर्डर से क्या लेना देना, वो तो पहले हो चुका हुआ है। तो रेलिवेंट कॉस्टिंग सिर्फ नए ऑर्डर की वजह से जो खर्चे आएंगे उन खर्चों को कंसीडर करेंगे, जो नए ऑर्डर की वजह से जो इनकम आएगी वो हम इनकम को कंसीडर करेंगे। पुरानी इनकम जो हमने अर्न कर ली, पुराना एक्सपेंस जो हमने इंकर कर लिया, उसका रेलिवेंट कॉस्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं। सेकेंड पॉइंट, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ अ डिसीजन और कॉस्ट दैट विल अकर एज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस। ये देखिए, ये बात आपको समझ आएगी। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग द डिसीजन, जो आपने नया ऑर्डर का डिसीजन लेना है उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या खर्चे, क्या इनकम आ रही है, वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। कॉस्ट दैट विल अकर एनी वे, कॉस्ट दैट विल अकर एनी वे, ऐसी कॉस्ट जिसने हर हाल में आना ही आना है। नो मैटर व्हाट डिसीजन इज टेकिंग कांट बी रेलिवेंट टू द डिसीजन। ऐसा खर्चा जिसने होना ही होना है, बेशक मैं नए ऑर्डर का डिसीजन लूँ या ना लूँ। देखो, कल को मेरे पास ये जॉब ऑर्डर आई ना, ये जॉब ऑर्डर आया मेरे पास, तो मैंने उसको कोटेशन देनी है और मैंने देखना है कि मैं ये जॉब एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। तो उसके लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़नी है कि मुझे इस जॉब की वजह से क्या एक्स्ट्रा इनकम आएगी, मुझे इस जॉब की वजह से क्या एक्स्ट्रा एक्सपेंस मेरा लगेगा, और नेट जो है मैं प्रॉफिट में आऊँगा या लॉस में आऊँगा, ये मुझे फैसला करना है। और फैसला करने के बाद पता चला कि भाई मैं इसमें प्रॉफिट में रहूँगा तो फिर एक्सेप्ट कर लूँगा ऑर्डर, और अगर मुझे पता चला नहीं इसमें से कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं आ रहा तो फिर इसको रिजेक्ट कर दूँ। अच्छा, अब एक ऐसा खर्चा जो चल ही रहा है और उसकी वजह से हमारे डिसीजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, मशीन ने हर महीने डेप्रिशिएट होना है। मुझे पता है मैं नया ऑर्डर एक्सेप्ट करूँ या नया ऑर्डर रिजेक्ट करूँ, क्या मशीन की डेप्रिसिएशन की सेहत पे कोई असर पड़ेगा? मतलब अगर मैं नया ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूँ, क्या मशीन डेप्रिशिएट नहीं होगी? होगी। अगर मैं नया ऑर्डर रिजेक्ट कर दूँ, क्या मशीन डेप्रिशिएट नहीं होगी? होगी। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है हर महीने अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो क्या ये मेरे रेलिवेंट है या नहीं है? ये नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ने हर हाल में आना है। आप ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें, क्या फ़र्क पड़ना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, तो ये रेलिवेंट नहीं होगा। जैसे कि तीसरे पॉइंट में वो कहता है रेलिवेंट कॉस्ट और कैश फ्लो। ये बात याद रखिएगा, रेलिवेंट कॉस्ट किस में होगी? हमेशा कैश फ्लोज में होगी। या तो पैसे आ रहे होंगे या तो पैसे जा रहे होंगे, ये कैश फ्लोज की फॉर्म में होंगी, नोशनल कॉस्ट की फॉर्म में नहीं होगा। अब नोशनल कॉस्ट क्या होती है? सच एज डेप्रिसिएशन चार्जेस। आपको पता है डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। फिर नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट, आपने बैंक से कर्जा लिया और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है, तो हर महीने इंटरेस्ट पे करना है अपने लोन के ऊपर, तो क्या उसका इम्पैक्ट डिसीजन पे पड़ेगा? क्योंकि इंटरेस्ट तो हर महीने देना ही देना है। मैं नया ऑर्डर एक्सेप्ट करूं फिर भी इंटरेस्ट पे करना है, ना करूं फिर भी इंटरेस्ट पे करना है, तो कहता है ये भी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। फिर एब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड है उसने आना ही आना है, उसका डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी।
जैसे कि फैक्ट्री का रेंट है, अब फैक्ट्री का रेंट ऑर्डर एक्सेप्ट करें नया वाला ना करें, फैक्ट्री का रेंट तो जाने जाना, तो ये क्या होंगे, रेलिवेंट नहीं होंगे हमारे लिए। ठीक है जी। ये की कॉन्सेप्ट्स आ गया। रेलिवेंट कॉस्टिंग में जो हमने सारा पढ़ लिया, ठीक है, अब उसको ज़रा वन बाय वन फर्दर पॉइंट से देखते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट में कौन से कॉस्ट लेंगे हम, सिर्फ इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है जी, एडिशनल कॉस्ट। सिर्फ हम एडिशनल कॉस्ट लेंगे, जो एडिशनल कॉस्ट होगी वो मेरे लिए क्या होगी जी, रेलिवेंट कॉस्ट होगी। मिसाल के तौर पर हमने फर्नीचर बनाया, हम क्या बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। उस फर्नीचर को बनाने के लिए हमने कहा एक हमें स्पेशल फर्नीचर है, हमने एक सुपरवाइज़र हायर करना पड़ेगा जो कि सारी अपनी निगरानी में काम करवाएगा। तो वो जो सुपरवाइज़र आया है वो इस न्यू ऑर्डर की वजह से आया है, तो जो सुपरवाइज़र की सैलरी होगी वो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि सुपरवाइज़र इस न्यू ऑर्डर की वजह से आया है। मेरी बात समझ लग गई? सर जैसे कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि जैसे सोफा हो तो उसके ऊपर कपड़ा यही वाला हो, या अगर उसकी लकड़ी यही वाली हो, और नॉर्मली आप उसकी नहीं बनाते लेकिन उनके ऑर्डर के लिए सिर्फ स्पेसिफिकली वो वाला। हाँ, एक कहता है मुझे वॉलनट वुड का फर्नीचर बनाना है, ठीक है, जो आम शीशम की लकड़ी है या कीकर की लकड़ी है, मुझे इसका नहीं, मुझे वॉलनट वुड चाहिए, तो ठीक है, उसका वॉलनट वुड स्पेशल उसके लिए आ रहा है, तो वॉलनट वुड का जो एक्सपेंस होगा वो रेलिवेंट एक्सपेंस होगा, वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट सिर्फ लेंगे, जो पहले कॉस्ट आ रही है तो वो नहीं लेंगे। अच्छा, मान लें कि सुपरवाइज़र पहले ही था फैक्ट्री में, वो सारे फर्नीचर को वैसे ही देख रहा था, इस फर्नीचर को भी देख रहा है, तो अब ये वाला सुपरवाइज़र रेलिवेंट कॉस्ट है या नहीं है? अब ये नहीं है, क्योंकि पहले ही था, ये इस जॉब की वजह से नहीं आया। सेकंड आ गया डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, डिफरेंशियल, ये एग्जांपल खुद से पढ़ लीजिएगा, समझ लग जाएगी आपको। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, मान लें कि एग्जिस्टिंग जो है, एग्जिस्टिंग एक्सपेंस हमारा आ रहा था, या एग्जिस्टिंग हम एक मशीन ख़रीदते थे, वो मशीन के ऊपर ख़र्चा हमारा 50,000 आ रहा था। न्यू जॉब की वजह से वो जो ख़र्चा आ रहा है, न्यू जॉब की वजह से जो एक्सपेंस हो गया वो 50 नहीं, वो 70,000 हो गया। अब मुझे सोच के बताना है, इनमें से रेलिवेंट कॉस्ट कौन है, इनमें से कौन रेलिवेंट कॉस्ट होगी। दोबारा बता रहा हूँ, एग्जिस्टिंग ख़र्चा 50,000 था, न्यू जॉब की वजह से वो ख़र्चा 70,000 तक पहुँच गया, तो क्या रेलिवेंट कॉस्ट 50 है, क्या रेलिवेंट कॉस्ट 70 है, या रेलिवेंट कॉस्ट 20 है? वाई 20? क्योंकि दैट इज़ द डिफरेंशियल कॉस्ट। 50 तो पहले भी था, तो इस 70 के अंदर 50 तो पुराना वाला है, ये तो पहले भी था, तो इस 70 के अंदर नया वाला कितना आया, तो नया वाला सिर्फ 20 आया। ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंशियल कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है, डिफरेंशियल कॉस्ट होती है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट की तरह ही है। थर्ड वाली आ गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, देखें, अगर मेरे पास स्टॉक में वॉलनट वुड पड़ी हुई है, अखरोट की लकड़ी पड़ी हुई है मेरे पास स्टॉक में, मेरे पास एक ऑर्डर आया, वो कहता है मुझे वॉलनट वुड का सोफ़ा बना दें, मैन्युफैक्चर वॉलनट वुड का मुझे सोफ़ा बना दें। तो अब चेक करें, अगर मैं वॉलनट वुड का सोफ़ा ना बनाता तो जो स्टॉक है वॉलनट वुड का, उसको मैं सेल इनटू द मार्केट, उसको मार्केट में सेल कर सकता था, और अगर मैं उसको मार्केट में सेल करता तो मान लें मार्केट में सेल करके उस सिर्फ लकड़ी को मैं 50,000 रुपये कमा लेता, क्योंकि अब ये वॉलनट वुड यूज़ हो रहा है टू मैन्युफैक्चर सोफ़ा। अब इस सोफ़ा में, और ये मेरे पास एक न्यू जॉब थी, कह सकता न्यू जॉब की वजह से अब ये वॉलनट सोफ़ा जो है, ये वॉलनट वुड जो है, ये मार्केट में नहीं बेच पाऊँगा, तो कह सकता न्यू जॉब की वजह से 50,000 रुपये मुझे सेक्रीफाइस करने पड़े, तो दैट 50,000 रुपीज़ इज़ माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वॉलनट वुड का सोफ़ा बनाने के लिए, तो ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। ऑब्वियस बात है, जब मैं वॉलनट वुड का सोफ़ा बनाऊंगा, हो सकता है वहाँ से 70,000 कमा लूँ,
तो इसका मतलब 50 की कुर्बानी देना बेहतर है 70 के लिए। फोर्थ वाला अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट याद है मैंने आपको ये वो 20,000 वाली कहानी सुनाई थी एक, ये वाली, कि हमारे पास मशीन नहीं थी तो हम कटिंग करवाया करते थे किराए पे और 20,000 रुपये देते थे। तो जब हमने अपनी मशीन ख़रीद ली, जब 20,000 का खर्चा नहीं हो रहा, तो ये एक्सपेंस अवॉइडेबल है। अगर कोई एक्सपेंस अवॉइडेबल है, वो अवॉइड किया जा सकता है, तो वो क्या होगा हमारे लिए, रेलिवेंट कॉस्ट होगा। वो रेलिवेंट इनकम भी बनती है और रेलिवेंट कॉस्ट भी बनती है। एग्जाम्पल यहाँ पे ये सारी एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। मैं ये वाली एग्जाम्पल भी दे सकता था, पर मैंने इसके अलावा हट के एग्जाम्पल दिए आपको, ताकि आपके लिए मल्टीपल एग्जाम्पल्स आ जाए। अवॉइडेबल कॉस्ट क्या कहता है, अ कंपनी वाज यूजिंग स्पेशल वेयर हाउस फॉर प्रोडक्ट ए। कंपनी ने प्रोडक्ट ए मान लें कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको एक स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि आपके पास मेडिसिन होती हैं, अब उनको स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उनको पास कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है ताकि वो सेव रहें। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट ए के लिए एक स्पेशल वेयर हाउस ख़रीदा, और वह स्पेशल वेयर हाउस का रेंट कितना जा रहा है जी, 50,000 रेंट जा रहा है। मैंने फैसला किया मैं प्रोडक्ट ए को बनाना ही नहीं है। जब प्रोडक्ट ए को नहीं बनाऊंगा तो क्या 50,000 का रेंट जा रहा होगा? तो कह सकता हूँ ये जो कॉस्ट है ये अवॉइडेबल है या अनअवॉइडेबल है? क्या ये अवॉइड की जा सकती है? जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो रेंट भी नहीं है, तो ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, ये रेलिवेंट कॉस्ट है। समझ लगी मेरी बात? जी, मेरे पास वॉलनट वुड पड़ी हुई है, मुझे ये फैसला करना है क्या मैं वॉलनट वुड को अभी जाके मार्केट में बेचूंगा तो 50,000 मिलेगा, और अगर इसी वॉलनट वुड को न्यू ऑर्डर सोफ़ा बनाकर ऑर्डर पूरा करूंगा तो ऑर्डर पूरा करने के मुझे 70,000 का फ़ायदा होगा। तो बताएं वॉलनट वुड का क्या करना चाहिए, मार्केट में बेचना चाहिए या उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए? उसको न्यू ऑर्डर में लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? न्यू ऑर्डर में लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो वॉलनट वुड न्यू ऑर्डर में लग गई तो उसकी कोई कुर्बानी लगी है क्या? उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? यस। वो जो वॉलनट वुड का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 50,000 की है। 50,000 रुपये मैंने कुर्बान किए फॉर द सेक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग न्यू सोफ़ा टू फुलफिल द न्यू जॉब। ये डिफरेंशियल वाला सीन नहीं है। डिफरेंशियल वाला एक्सपेंस का केस होता है कि पहले एक्सपेंस 50,000 का आ रहा था, अब 70 का हज़ार है। एडिशनल एक्सपेंस कितना आया है? ये एडिशनल एक्सपेंस नहीं है। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो अलग, ये अलग है। हाँ, और अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स याद ही नहीं है तो ये सारा इकोनॉमिक्स का इम्प्लिसिट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, याद है? हाँ, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट करवा रहा हूँ। जब इकोनॉमिस्ट डिसीजन लेता है इम्प्लिसिट कॉस्ट के ऊपर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के ऊपर नहीं लेता, वो अकाउंटेंट डिसीजन लेता है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि सर हम इसमें 20 नहीं ले सकते, ले सकते हैं। ये देखें, रेलिवेंट इनकम कितनी आई? 70,000। और 70,000 को कमाने के लिए 50,000 की कुर्बानी देनी पड़ी, तो ये मेरे लिए रेलिवेंट एक्सपेंस हो गया, दैट इज़ द रेलिवेंट कॉस्ट हो गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 50,000। इसका मतलब नेट आपको 20,000 का फ़ायदा हुआ है, तो सिर्फ आप 20,000 भी लिख सकती हैं, ठीक है? लेकिन अलग अलग रखें चीज़ों को, नेट ना करें। ये सिंगल एग्जाम्पल है, इसको नेट करना आसान है। जब 10-10, 4-4, 6-6, 7-7 चीज़ें आ जाएंगी ना, नेट करना मुश्किल हो जाएगा उसको। तो बेहतर है जो रेलिवेंट एक्सपेंस उसको रेलिवेंट एक्सपेंस में ले जाओ, रेलिवेंट इनकम उसको रेलिवेंट इनकम में ले जाओ, और उसके बाद खुद ब खुद नेट हो जाएगा, और एंड विद द एंड ये 20 का प्रॉफिट बचेगा। हाँ, तो 50 लेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 50 की रहेगी। 50 की कुर्बानी दी ताकि 70 कमा पाएँ। हाँ, अब ये दोनों ही लेंगे, ठीक है? दोनों को अलग अलग लिखना है। और अगर इनका नेट इम्पैक्ट देखें, दोनों से नेट फ़ायदा क्या आ रहा है, 20,000 का। ये नेट प्रॉफिट है या नेट इनकम है, इस तरह कह ले उसको।
हमें इनकम भी लेनी है, हमें रेलिवेंट, ये देखें आप रेलिवेंट कॉस्टिंग में खर्चे नहीं आने हैं। लाके मैंने 4 चीज़ें बताई थी रेलिवेंट, वो रेलिवेंट इनकम भी तो आनी है। वो जो नया फर्नीचर बना के बेचूंगा उसे इनकम भी तो आएगी। तो न्यू जॉब से क्या कमाएंगे, न्यू जॉब पर क्या खर्चा करेंगे, जो न्यू जॉब पर खर्चा करेंगे वो रेलिवेंट एक्सपेंस होगा, जो न्यू जॉब से पैसे कमाएंगे वो रेलिवेंट इनकम होगा। फिर दूसरा केस मैंने ये बताया कि एक खर्चा हो रहा था, पहले हो रहा था, वो नई जॉब की वजह से वो खर्चा बच गया, हमारा खर्चा बच गया, तो वो भी रेलिवेंट इनकम में लेके जाएंगे। फिर एक इनकम आ रही थी चौथे नंबर पे, वो न्यू जॉब की वजह से वो इनकम अब नहीं आ रही हमारी, तो न्यू जॉब की वजह से इनकम नहीं आई ना, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। यानी कि मैं सोफ़ा को मार्केट में सोफ़ा को 50,000 का सेल कर सकता था, अब न्यू जॉब की वजह से नहीं कर पाया, तो मैंने 50,000 की कुर्बानी दी है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ, तो रेलिवेंट एक्सपेंस है। सीधी सी बात है, इनकम का ना आना एक्सपेंस है। मान लो आपके पास 5,000 रुपये आने थे कहीं से, वो नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये भी एक तरह का एक्सपेंस ही है कि 5,000 रुपये खर्च करने के बाद भी ज़ीरो तो आता है ना। तो अगर इनकम ही नहीं आई तो अभी भी ज़ीरो पे ही हैं आप, तो इनकम का ना आना एक्सपेंस है। इसी तरह आपने 5,000 रुपये खर्च करने थे, 5,000 खर्च किए बगैर ही वो प्रोडक्ट आपके पास आ गई, वो 5,000 आपकी तरह की इनकम बन गई है। मान लें बिजनेस ने लकड़ी खरीदनी थी 10,000 की, वो लकड़ी कई गिफ्ट आ गई, या किसी ने कहा यार मेरे पास फजूल पड़ी है यार, तू ले ले मेरी तरफ से, चल जा, तो हम लोग कहा अच्छी बात है यार 10,000 रुपये बच गए मेरे, तब ये रेलिवेंट इनकम है न्यू जॉब की वजह से। अच्छा जी, इररेलेवेंट कॉस्ट क्या है? इररेलेवेंट कॉस्ट, अगर ये कॉस्ट आप देखें सवाल में, इस सवाल को क्या करेंगे, सवाल में इनको इग्नोर करेंगे जी, इररेलेवेंट कॉस्ट को। नंबर 1 अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट जैसे कि वे फिक्स कॉस्ट होती है वो अनअवॉइडेबल होती है, जो मर्जी कर लें उन्होंने हर हाल में आना है, डिसीजन लें या ना लें। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट है, न्यू सोफे का ऑर्डर लें या ना लें, फैक्ट्री का रेंट आपको देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन हर हाल में आनी है, नहीं बेशक न्यू ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें, नहीं होती है। से रेलिवेंट कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग में से रेलिवेंट कॉस्ट, या आपको मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में रेलिवेंट कॉस्टिंग का कंसेप्ट दिया था कि मैंने टोटल कॉस्ट अब नहीं ली थी। जब आप परचेज कॉस्ट हमारी सेम आती है तो मैंने कहा था इग्नोर कर दो, जब डिस्काउंट आती है तो परचेज कॉस्ट डिफरेंट होती है, अब वो रेलिवेंट कॉस्टिंग बन जाती है। ये रेलिवेंट कॉस्टिंग का कंसेप्ट तब दिया था मैंने आपको। तो फिक्स कॉस्ट नहीं लेनी अपने, फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि क्यों हम डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, डिसीजन बदलता नहीं है ना। फिक्स कॉस्ट दोनों तरफ आ जाती है तो बराबर हो जाता है, ओवरऑल खर्चा बढ़ जाएगा लेकिन फैसले में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। फैसला तो वेरिएबल से होता है और वेरिएबल रेलिवेंट है, फिक्स इररेलेवेंट है। हो ही नहीं सकता। कैसे? एक तरफ मैं फैसला नहीं करता, मैंने फैसला नहीं करना फिर भी 50,000 का खर्चा है, फैसला कर लूँ फिर भी 50,000 का खर्चा है, तो फैसला नहीं हो पाएगा। नहीं समझे तो एग्जांपल दे देता हूँ, आगे समझ। अगला सवाल ये है क्या सर कोई भी फिक्स कॉस्ट फिर डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। मैंने नई मशीन ली न्यू ऑर्डर की वजह से, उसकी डेप्रिसिएशन कंसीडर करूंगा मैं अब, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन तो पहले कभी आ ही नहीं रही थी। न्यू ऑर्डर की वजह से, न्यू जॉब की वजह से जो नई मशीन खरीदूंगा उस नई मशीन की डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करूंगा, और डेप्रिसिएशन न्यू ऑर्डर की वजह से आई है तो वो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगी, हालांकि वो फिक्स होगी। फिर तो पक्की बात है ऑर्डर की वजह से होगी, क्योंकि न्यू जॉब करेंगे, न्यू प्रोडक्शन करेंगे, उसकी वजह से एडिशनल पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ रही है, तो वो तो करेंगे ना, ठीक है। और एक डेप्रिसिएशन जो शुरू से चली आ रही है, पीछे से चली आ रही है, वो कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हम ऑर्डर नहीं बनाते डेप्रिसिएशन फिर भी आनी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कमिटेड कॉस्ट क्या जी? मान लें आपने 3 साल का एक लीज रेंटल एग्रीमेंट किया हुआ है, हर साल रिलीज रेंटल जा रहा है,
मैं दूसरे साल पे खड़ा हुआ, 3 साल का लीज एग्रीमेंट है, मैं दूसरे साल पे खड़ा हुआ हूँ और दूसरे साल में खड़े होके एक नई जॉब आ गई, उसका फैसला करना है नई जॉब करूँ या ना करूँ। तो बताएं जो जो लीज रेंटल जा रहा है दूसरे साल, न्यू जॉब करूँ या ना करूँ, तो लीज रेंटल मेरे लिए रेलिवेंट होगा या इरेलीवेंट होगा? जी, लीज रेंटल मेरे लिए इरेलीवेंट होगा, क्योंकि वो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो न्यू जॉब से पहले का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो आगे 3 साल तक चलता रहना। तो 3 साल के दरमियान आंधी आए तूफान है, लीज रेंटल तो पे करना ही करना। तो लीज रेंटल मेरे कमिटेड कॉस्ट है। कहता है कि कंट्रेक्चुअल रेंटल और लीज पेमेंट फॉर बिल्डिंग एक्वायर 2 years अगो, 2 साल पहले बिल्डिंग को लीज पे लिया। लीज नॉर्मली रिप्रेजेंट कमिटेड कॉस्ट फॉर द फुल टर्म ऑफ लीज सिंस इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू टर्मिनेट अ लीज एग्रीमेंट। मैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लीज एग्रीमेंट ख़त्म तो नहीं कर सकता, तो लीज ने चलना है, बेशक मैं न्यू ऑर्डर को एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ, लीज रेंटल विल रिमेन सेम रहेगा। संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। संक कॉस्ट एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, जैसे कि मैंने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, वो आपने जब मेन बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब किया होगा, उसके दरमियान में कोई नया ऑर्डर लिया, तो नया ऑर्डर का तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है ना। आप नए ऑर्डर की वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे ना, तो ये हमारी संक कॉस्ट होगी, इसको इग्नोर करेंगे जी। नोशनल कॉस्ट बता चुका। नोशनल कॉस्ट में हमारे पास सारी डेप्रिसिएशन आ जाएंगी, और ये वो डेप्रिसिएशन आ गई जो पुरानी चल रही है, नई वाली नहीं। कोई फिक्स ओवरहेड आ गया, OAR फिक्स OAR आ गया, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। डन हो गया। अब इस सारे को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मिस क्वीन कॉरपोरेशन, आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं, इस पूरे सवाल को एक बार पढ़ लें, फिर इस सवाल को करते हैं हम। पढ़ लिए? चले अब मैं पढ़ाता हूँ। MS क्वीन कॉरपोरेशन इज प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट अंडर इट्स ब्रांड नेम PC। MS क्वीन कॉरपोरेशन है, वो PC के नाम से कंप्यूटर बनाती है। द प्लांट हैज़ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट। प्लांट कितने कंप्यूटर बना सकते हैं जी? 10,000। एक साल में 10,000 कंप्यूटर बना सकते हैं, और इस वक्त करेंटली इट इज़ रनिंग कैपेसिटी ऑफ 60%। इसका मतलब प्लांट 10,000 बना सकता है, मैं अभी कितने बना रहा हूँ जी? मैं अभी कितने बना रहा हूँ? 6,000। 60,000, 60,000 नहीं है, 6,000। मैं कितने बना रहा हूँ अभी? 6,000 बना रहा हूँ। तो मैं 6,000 बना रहा हूँ क्योंकि 60% कैपेसिटी पे चल रहा हूँ। इस वक्त 6,000 में PC बना रहा हूँ। अगर मैं 6,000 PC बना रहा हूँ, इसका मतलब 4,000 और बना सकता हूँ साल के अंदर। 4,000 और बना सकता हूँ, यस सर नो? बना सकता हूँ। MS टेक्नोलॉजी, ये कोई और है, ये तो हम नहीं हैं, हम तो MS क्वीन है। ये तो MS टेक्नोलॉजी कोई और आ गया, हमारा दुश्मन। ऐसे ही है ना, ये हमारा राइवल है। MS टेक्नोलॉजी अप्रोच देम टू सप्लाई द प्रोडक्ट बट अंडर देयर ओन ब्रांड नेम SG। MS टेक्नोलॉजी हमारा दुश्मन हमारे पास आया, कहता है यार मुझे भी कंप्यूटर बना दो, लेकिन PC के नाम से नहीं, PC तो तुम हो, SG के नाम से बना दो। और उसने कहा कि मुझे 4,000 चाहिए। तो देखो 4,000 तो मैं बना सकता हूँ, 10,000 है टोटल, 6,000 मैं बना रहा हूँ, 4,000 उसके लिए मैं बना सकता हूँ। फॉलोइंग आर द कॉस्ट ऑफ डेटा ऑफ द प्रोडक्ट।
ये जो SG बनाऊंगा, SG के लिए ये मटेरियल, ये लेबर, फिक्स ओवरहेड, ये सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। फॉलोइंग आर द कॉस्ट डेटा ऑफ द प्रोडक्ट। जो मैं अपने PCB बनाता हूँ, चलो मान लो अगर अपने PCB बनाता हूँ तो ये खर्चे आते हैं सारे के सारे, बल्कि ये PC के ही खर्चे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि इफ़ द ऑफर ऑफ MS टेक्नोलॉजी इज़ एक्सेप्टेड देन इट विल रिजल्ट इन फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट। ये एडिशनल कॉस्ट हैं SG के, ये हैं, हाँ ये SG के लिए एडिशनल खर्चे हैं। और ये क्या लें कि एग्जिस्टिंग कॉस्ट, ये है PC की कॉस्ट, ये PC की कॉस्ट है और ये एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट, ठीक है। तो मेरे पास न्यू जॉब क्या आई भाई, 4000 यूनिट, ओके। ये फिक्स कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड 8 लाख, ये सारा कुछ आ जाएगा। रिक्वायरमेंट पर डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ। एडवाइस टू MS क्वीन कॉरपोरेशन रिगार्डिंग ऑफर टू MS टेक्नोलॉजी। बताएं वो MS को 4000 यूनिट कंप्यूटर के बना के दे या ना बना के दे, कैसे फैसला होगा? जी, हम जैसे कि मैंने बताया, हम रेलिवेंट इनकम कैलकुलेट करेंगे और रेलिवेंट एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर रेलिवेंट इनकम जीत गई तो हम कहेंगे ठीक है हम तुम्हें 4000 बना देते हैं, और अगर रेलिवेंट एक्सपेंस जीत गया तो हम उसको हम कहेंगे माजरत हम नहीं बना के देंगे, क्योंकि हमें फ़ायदा नहीं होगा, इस प्रोजेक्ट से नुकसान होगा, ठीक है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द रेलिवेंट इनकम एंड द रेलिवेंट कॉस्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंटल इनकम। हम इंक्रीमेंटल इनकम देखेंगे। इंक्रीमेंटल इनकम के बाद हम इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस देखेंगे। और जो जीत गया उसके साथ हम मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है जी। चले आ जाए, 1 बाय 1 पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। फिक्स ओवरहेड आ गया 8 लाख का एडिशनल। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेबर विल डिमांड एडिशनल, लेबर विल डिमांड एन एडिशनल 500 पर यूनिट। लेबर पहले कितने पैसे ले रही थी जनाब? 3000 ले रही थी। तो जब मैं SG बनाऊंगा तो पर यूनिट अब वो क्या करेगी जी, 500 मुझसे एक्स्ट्रा लेगी, यानी कि 3500 देने पड़ेंगे उनको, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन मटेरियल रिक्वायरमेंट, अब मटेरियल जो मैं 6000 यूनिट का नहीं 10,000 यूनिट का ले रहा हूँ। सप्लायर विल गिव क्वांटिटी डिस्काउंट, तो ऑन ऑल परचेजेज, ये इन लफ्ज़ों को बड़े गौर से देखना है। ऑन ऑल यूनिट प्रोड्यूस्ड, ऑन ऑल परचेजेस, सारी परचेजेस के ऊपर 2%। ये देखें न्यू जॉब की वजह से ये फ़ायदा हो गया है ना। ये चेक करें, ये एग्जांपल क्या है, न्यू जॉब की वजह से ये 2% का हमें भी डिस्काउंट ऑन ऑल परचेज का मतलब ये है जो मैं 6000 में भी खरीदूंगा मुझे भी डिस्काउंट मिल गया साथ, पहले नहीं मिल रहा था। क्या बात समझ आ रही है जी? तो यहाँ पे 2% डिस्काउंट हमें भी, इसका मतलब ये ऐसी इनकम है जो पहले नहीं थी, न्यू जॉब के से इनकम आई तो मेरे लिए रेलिवेंट इनकम बन जाएगी। हाँ 10,000 हाँ हाँ, ऑन ऑल परचेजेस, यानी कि जब मैं 10,000 बनाऊंगा तो जो मैं 6000 बनाता हूँ उनको भी 500 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये पहला खर्चा नहीं आ रहा था, अब न्यू जॉब की वजह से एडिशनल खर्चा है तो रेलिवेंट एक्सपेंस बनेगा ये मेरा। हाँ खर्चे भी हो गए, इनकम है, तो इसलिए तो मैं नेट करूँगा सारे को। हाउ एवर ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन
एंड बिकॉज द वेल नोन आफ्टर सेल सर्विस ऑफ MS टेक्नोलॉजी। कहता है अब देखें हम MS टेक्नोलॉजी की तारीफ़ें कर रहे हैं, अपने दुश्मन की तारीफ़ें कर रहे हैं। कहता है अगर हमारा दुश्मन आ गया मैदान में, प्राइस ऑफ PC विल कम डाउन, प्राइस ऑफ PC कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारी रेलिवेंट इनकम कम हो रही। कितनी? पहले मैं कितने का बेचता था जी? 15,000 का बेचता था, अब मैं कितने का बेचूंगा? 14,500। इसका मतलब 500 पर यूनिट का मेरा ये रेलिवेंट एक्सपेंस होगा मेरा। बात समझ लग रही ना? फर्दर एंड अच्छा, हमारा जब दुश्मन आएगा 500 रुपये पर यूनिट मुझे कम कमा पाऊंगा, और उसके अलावा फर्दर आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट हैज़ टू इस्टेब्लिश दैट एडिशनल कॉस्ट 5 लाख रुपए पर एनम। लो जी, आफ्टर सेल सर्विस वाले कहते हैं कि भाई वो SG आ गया तो अब हमें और तगड़ा होना पड़ेगा, 5 लाख रुपए और लगेंगे, तो ये रेलिवेंट एक्सपेंस और आ गया SG की वजह से। बात समझ लगी? ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल से मैं क्या लिख रहा हूँ? टोटल इनकम लिख रहा हूँ या इंक्रीमेंटल इनकम लिख रहा हूँ? इंक्रीमेंटल इनकम। तो मुझे इंक्रीमेंटल इनकम सिर्फ SG से आनी है, PC वाली तो मेरी एग्जिस्टिंग इनकम थी। मेरी बात समझ आ रही है? रेलिवेंट इनकम है ये, रेलिवेंट इनकम SG वाली होनी है सिर्फ। तो सबसे पहले सेल आ गया, कितने यूनिट्स बेच रहा हूँ मैं? 4,000। SG के 4,000 यूनिट बनाने ना, 4,000 बेच, 4,000। अच्छा जी, 4,000। और वो कितने यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है मेरी जी? PC कितने का बेचता हूँ? 15,000 का। तो SG को भी मैं 15,000 का बेचूंगा मार्केट में। PC 15,000 का बेचता हूँ और SG को भी मैं क्या करूँगा? 15,000 का बेचूंगा। आंसर बताएं क्या आता है? रुपीज़ इन 1000 कर लो। 60,000 आ गया। अच्छा जी, जब मैं 15,000 का ये बेचूंगा, तो मेरा कंपेटिटर मार्केट में आ जाएगा, तो इसकी वजह से मेरी अपनी सेल 500 की कम हो जाएगी। सो लॉस ऑफ PC रेवेन्यू, लॉस ऑफ PC सेल कर लो, लॉस ऑफ PC सेल। इंक्रीमेंटल एक्सपेंस में नहीं जाएगा? ये इंक्रीमेंटल एक्सपेंस में नहीं जाएगा? ले जाओ, इंक्रीमेंटल एक्सपेंस में ले जाओ, या इसको इस इनकम में कम कर दो, जैसे आपको अच्छा लगे, दोनों काम कर सकते हो, ये आपकी मर्जी हुआ करेगी। अब ये लॉस ऑफ PC सेल जो है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा मेरा एक्सपेंस हुआ, इसको रेलिवेंट एक्सपेंस में ले जाओ। तो इन्होंने होना प्लस माइनस ही आपस में। अगर मैं इसको इधर नहीं लिखूंगा तो इधर तो इसमें एक्सपेंस में तो माइनस, एक्सपेंस में जब ऐड करूंगा तो इसमें से माइनस ही हो रहा है। तो ये इनकम है जो हमने इंक्रीमेंटल इनकम कमाई, ये हमने इंक्रीमेंटल इनकम सेक्रीफाइस कर दी, ये मर्जी है। रेलिवेंट एक्सपेंस में लिख दो या इसमें से इनकम में से नेट कर दो, ये आपकी मर्जी हुआ करेगी। क्लियर है? अब बोलो क्या करना है? एक्सपेंस में लिख दे ताकि एक्सपेंस में लिखने पता चल जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ, इसको यहाँ से कर लेते हैं, लॉस ऑफ PC सेल। PC सेल का लॉस हो गया। अच्छा, कितना लॉस हुआ जी? 6,000 और मल्टीप्लाई बाय कितने का लॉस हुआ था यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने कहा था कि 15,000 से जब 14,500 का बेचेगा तो 500 का लॉस होगा, 500 का लॉस हो रहा है हमें। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 500 कर दूंगा। ठीक है, अब ठीक है जी, माइनस कर दे। आंसर क्या है? 3,000। ये 3,000 क्या कर दूंगा मैं यहाँ से? ये माइनस कर दिया। क्लियर हो गया? ये सेल इंक्रीमेंटल सेल और ये हमारे पास सेक्रीफाइसिंग सेल। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं आगे।
मटेरियल की तरफ देखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे आ जाए, हमने कितने एसजी बनाने हैं? 4000 एसजी बनाने हैं। और कितना मटेरियल लगता है यहाँ पे? जितना पीसी में बनेगा सेम बना रहे हैं, सेम, बस नाम का फ़र्क है। वो पीसी, हम पीसी बना रहे थे वैसे ही। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 5000। लेकिन जब मैं एसजी बनाऊंगा तो 2% का मुझे डिस्काउंट नहीं मिल जाएगा? 2% जो कॉस्ट आएगी, परचेज कॉस्ट ऑफ एसजी के जो मटेरियल है उसके ऊपर तो डिस्काउंट मिल रहा है ना, ठीक है? सब्र तो कर ले, सब्र तो थोड़ा कर ले। जब मैं एसजी के लिए मटेरियल ख़रीदूंगा तो पहले मैं मटेरियल ख़रीदा था 5000 का, तो जब मैंने 10,000 का उसको ऑर्डर दिया, अब वो मुझसे 5000 पे नहीं ले रहा, कह रहा है यार 2% डिस्काउंट दूंगा। तो एसजी के ऊपर तो 2% सीधा सीधा डिस्काउंट मिल रहा है ना, उसकी कॉस्ट 5000 है ही नहीं है, उसकी तो कॉस्ट ही 98% है 5000 का। एसजी तो पड़ी इतने का रहा है, उसमें रेलिवेंट वाला केस नहीं आना। और ये जो 2% मुझे बच गया, ये 6000 के ऊपर बचेगा, जो पीसी के ऊपर मेरा बचेगा। एसजी तो पड़ी इतने का रहा है, इसमें कौन सी बचत हुई है मेरी? कोई बचत नहीं हुई। एसजी तो पड़ी इतने का रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। अभी मैं लिखता हूँ आपको समझ आएगी, अभी मैं लिखता हूँ आपको समझ आएगी। ये 5000 रेट नहीं है, इसका 98% रेट होगा 2% डिस्काउंट के बाद। कितना आता है जनाब? आंसर 19,600। अब ये जो 2% डिस्काउंट मिला है, तो जब मैं 6000 पीसी के यूनिट खरीदता हूँ, अब मुझे वो 2% सस्ते पड़ रहे हैं। इसका मतलब वो फ़ायदा पहले नहीं था, इसकी वजह से फ़ायदा मिला, तो वो इंक्रीमेंटल इनकम में लीजिए आप, डिस्काउंट ऑन मटेरियल। तो इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट, ये इसका ताल्लुक इसके साथ था, इंक्रीमेंटल बना, और इस मटेरियल का ताल्लुक अब इससे आने वाला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन मटेरियल, डिस्काउंट ऑन मटेरियल। डिस्काउंट ऑन पीसी मटेरियल लिख लेता हूँ, डिस्काउंट ऑन पीसी मटेरियल। पीसी के मटेरियल के ऊपर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। तो पीसी में कितने खरीदता हूँ जनाब? 6000, ऐसे है। और किधर गया? 6000 और 5000 का कितने फ़ायदा मिलना से? 2% का। 2% ये फ़ायदा, ये इंक्रीमेंटल इनकम आ गई। कितनी आ गई जी? 600। अब समझ आई मेरी मैं क्या कहना चाह रहा था? ये रेलिवेंट एक्सपेंस वो रेलिवेंट इनकम बन गई। आगे चलते हैं, डायरेक्ट लेबर पर आ जाओ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो 4000 हमने ये इंक्रीमेंटल एक्सपेंस एसजी का है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हम एसजी के एतबार से कर रहे हैं। तो 4000 लेबर पहले 3000 पे लेती थी, ये 3000 पे लेती थी मेरे से, ऐसी है। लेकिन जब मैं एसजी का फैसला करूँ बनाने का, तो भाई एडिशनल 500 रुपये लेगी, तो अब वो 3000 नहीं, वो 3500 रुपये लेंगे एसजी के लिए, ठीक है। और ऑन ऑल यूनिट प्रोड्यूस लिखा हुआ है, तो जो 6000 में पीसी बनाता हूँ, अब उनमें भी 500 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो रेलिवेंट एक्सपेंस भी बनेगी। 6000 का रेलिवेंट एक्सपेंस बनेगा, और ये 3500 का भी रेलिवेंट एक्सपेंस बनेगा। दोनों रेलिवेंट एक्सपेंस बनने वाले हैं। पहले लिखता हूँ एसजी वाला 4000 है, और अब वो मुझसे 3000 नहीं लेंगे, कितने लेंगे जी? 3500 रुपये लेंगे। आंसर बताएं क्या आता है? 14,000 आ गया। और फिर इस लेबर का ही दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा, सिर्फ 2 मिनट रुक जाए। इस लेबर का दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब लेबर ने कहा कि भाई 6000 नहीं, हम टोटल 10,000 यूनिट बना रहे हैं, 4000 एसजी के और 6000 तो पहले पीसी के बना रहे थे। अब हमने एक यूनिट के लिए 3000 नहीं लेना, 3500 लेना है।
हमने कहा ठीक है, ये 4,000 के 3500 दे दिए, 6,000 के 3,000 तो दे ही रहे थे, अब वो 6,000 के 500 एडिशनल इंक्रीमेंटल दे रहे हैं, तो ये डिफरेंशियल कॉस्ट है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, या यू कैन से दैट इज ए डिफरेंशियल कॉस्ट। तो सिर्फ मैं इंक्रीमेंटल ही ले रहा हूँ क्योंकि मैंने हेडिंग इंक्रीमेंटल ली है। ये तो एसजी के अपने, तो मैं भी 500 ही ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपके पैटर्न पे चल रहा हूँ, वही शो करवा रहा हूँ, मैं इंक्रीमेंटल ही शो करवा रहा हूँ। इंक्रीमेंटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पीसी की, इंक्रीमेंटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पीसी की। देखें एसजी बनाने की वजह से पीसी को भी मुफ्त का खर्चा पड़ गया, 500 इंक्रीमेंटल ज़्यादा देने पड़ेंगे। जी जनाब, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 500, ये देखें पीसी 6,000 बनाता था, आपके कहने पे मैं इंक्रीमेंटल ही ले रहा हूँ। ये देखें 3,000 पहले जा रहा था, इंक्रीमेंटल कितना जाएगा 500, ये देखें 500 लिया मैंने। और ऊपर वाला तो एसजी का अपना खर्चा है, वो तो होना ही होना है, ये इंक्रीमेंटल आया है, ये रेलिवेंट कॉस्ट है। ये आप देखें ये पीसी को क्या, ये पीसी को जो खर्चा पड़ा है किस वजह से पड़ा है, एसजी को बनाने की वजह से पड़ा है, तो रेलिवेंट कॉस्ट है ना फिर। जी जनाब, तो चेक करें, ये एरो आपको हेल्प करेंगे। देखो इसकी वजह से ये खर्चा आया, इसकी वजह से ये बचत हो गई, इसकी वजह से ये नया खर्चा आ गया, तो ड्यूल इंपैक्ट चल रहे हैं। एसजी का हम टोटल लेंगे, लेकिन जो एसजी का तो लेना ही लेना जो उसका ओरिजिनल है, उसकी वजह से देखेंगे कि पीसी के ऊपर फायदा हो रहा है, पीसी का नुकसान हो रहा है, नुकसान होगा तो कॉस्ट, पीसी का फायदा होगा तो इनकम। एसजी के आने से यार, इसकी सिंपल मिसाल, रेलिवेंट कॉस्ट कुछ भी नहीं है। आपके घर में आने वाले मेहमान हैं, ठीक है, मामू हैं मान ले, मामू आए, मामू खर्चा करा के चले गए, मामू का आना रेलिवेंट कॉस्ट है, एक्सपेंस है। मामू आए 5-5 हज़ार दे गए, मामू के आने से रेलिवेंट इनकम भी आई है। समझ आई है? हाँ, चाचू कर, जो भी कर लो, कोई भी, अगर ऐसा कोई नहीं तो एग्जाम्पल बदल लो, फिर एग्जाम्पल बदल ले, ठीक है जी। मामू खर्चा ही कराने आते हैं फिर मामू सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है फिर। अच्छा चलो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या जी, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, और फिक्स तो लेना नहीं हमने। वेरिएबल ओवरहेड देखें हमारे पास कितना है। जी जनाब, वेरिएबल ओवरहेड है 2,000, तो 2,000 पहले जा रहा था, तो अब वेरिएबल ओवरहेड की एसजी के पैराग्राफ में वेरिएबल की कोई बात नहीं है, तो फिर वेरिएबल पीसी वाले उठाएंगे 2,000, तो 4,000 मल्टीप्लाई 2,000 कर लेंगे वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड आ गया जनाब 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000, आंसर बताएं क्या आता है, 8,000। अच्छा जी, इसके अलावा देखें यहाँ कोई खर्चा हो, भाई ये कौन लेगा भाई, ये भी तो फिक्स ओवरहेड है बच्चों, ये भी तो फिक्स ओवरहेड है। दिस वन, क्या इसको इग्नोर करेंगे या ये रेलिवेंट है? हाँ, पर फिक्स ओवरहेड का नाम लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर फिक्स ओवरहेड का नाम लिखा हुआ है तो नाम से उसको इग्नोर नहीं करेंगे कि फिक्स है तो जो इग्नोर करेंगे, नहीं, उसकी नेचर देखेंगे। ये तो एसजी की वजह से आ रहा है, तो ये भी लेंगे, तो एडिशनल फिक्स ओवरहेड आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया, आफ्टर सेल सर्विस भी एडिशनल कॉस्ट 5 लाख की है, तो 8 लाख और 5 लाख 13 लाख का खर्चा एडिशनल आना है हमारे पास, तो एडिशनल फिक्स ओवरहेड आ गया। एडिशनल फिक्स ओवरहेड कितना आ गया जी, 5 लाख, 8 लाख, 8 लाख था ना, और
आफ्टर एडिशनल आफ्टर सेल सर्विस 500। गेम इज़ ओवर। आंसर प्लस में तो एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दूंगा। लास्ट में 7100 7100 रहने दे, बहुत शुक्रिया आपका। ये 11,700 आएगा। ये आंसर पड़ा हुआ 11,700, ठीक है। प्लस 11,700 वहीं से देख लेते हैं। वैसे देख लो हमारा ये आया कि हमारा कुछ हो रहा है, चेक कर लो एक मरतबा। कर लिया 11,700। अब वो वाला हमारा वाला सोल्यूशन, जो गिवन सोल्यूशन दिया हुआ उससे मेरा ये डिफरेंट हो गया, ठीक है जी। सो इट्स मीन सो वी विल एक्सेप्ट दी ऑफर। तो डिसीजन कर लेंगे, वी विल एक्सेप्ट दी ऑफर। चलें जी, यहाँ तक कोई मसला, बस ये रेलिवेंट कॉस्टिंग होती है। डन हो गया। अब दो तगड़ी रेलिवेंट कॉस्टिंग रह गई, एक मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्टिंग और एक लेबर की रेलिवेंट कॉस्टिंग, ठीक है। अब ये क्या है, ये सीखते हैं अब हम। दिमागों की खिड़कियाँ खोल के रखनी है, ठीक है जी। ऊपर वाली मंजिल काम कर रही है ना, ऊपर वाली मंजिल। चलो जी जी अच्छा जी, चलें जी। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट, मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट, मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी जी जनाब, ये देखते हैं ज़रा। अगर तो MCQs आएंगे, पक्की बात है MCQs भी आने तो रेलिवेंट कॉस्टिंग से पक्की बात है MCQs रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल से पक्की बात है MCQs आएगा यहाँ से लाजमी MCQs आएगा। और इस तरह रेलिवेंट कॉस्ट फॉर लेबर से भी लाजमी आएगा। मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, आए ज़रा कंसेप्ट समझते हैं। आसानी से समझा दूँ, आसानी से। अच्छा, आसानी से समझाता हूँ। हम ना फर्नीचर का बिजनेस करें या कपड़ों का? फर्नीचर का नहीं, क्योंकि अभी फर्नीचर का बिजनेस करके आए थे हम। कपड़ों का कर लें, मुझे तो कोई मसला नहीं, ठीक है। वॉश एंड वेयर के हम सूट बनाते हैं, हम वॉश एंड वेयर के कपड़े बनाते हैं, शर्ट्स बना के वॉश एंड वेयर की शर्ट्स बनाते हैं, सूट बनाते हैं, ठीक है जी। ये वॉश एंड वेयर जो है ये हमारा रेगुलर बिजनेस है, हम रेगुलर बिजनेस में वॉश एंड वेयर के कपड़े बनाते हैं। तो जब मैं रोज़मर्रा डेली बेसिस पर वॉश एंड वेयर के कपड़े बनाता हूँ, रोज़ तकरीबन 100 के करीब कपड़े, 200 के करीब कपड़े बन रहे होते हैं। तो वॉश एंड वेयर का स्टॉक मेरे पास पड़ा होगा ना, रॉ क्लॉथ, तो रॉ क्लॉथ पड़ा होगा वॉश एंड वेयर का मेरे पास, क्योंकि वो रोज़ उसको यूज़ करके शर्ट्स में कन्वर्ट करना होता है। यस सर नो? तो वॉश एंड वेयर के मैं कपड़े बनाता हूँ, शर्ट बनाता हूँ, वॉश एंड वेयर की मैं शर्ट्स बनाता हूँ, और वॉश एंड वेयर जो है मेरे रेगुलर इस्तेमाल का, ये क्या है जी, मेरा रेगुलर इस्तेमाल की। अगर तो मटेरियल, इफ़ मटेरियल इज़ ऑफ रेगुलर यूज़, अगर तो मटेरियल रेगुलर यूज़ का है तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, मार्केट प्राइस इज़ रेलिवेंट कॉस्ट, बस ख़त्म कहानी। मार्केट प्राइस इज़ इक्वल टू रेलिवेंट कॉस्ट, तो उसकी जो रेलिवेंट कॉस्ट होगी मार्केट प्राइस होगी। अगर मटेरियल रेगुलर इस्तेमाल का है
तो बेशक वो स्टॉक में पड़ा है, बेशक वो स्टॉक में नहीं पड़ा, बस उसकी मार्केट प्राइस ही रेलिवेंट कॉस्ट है। दोबारा, अगर मटेरियल मेरा रेगुलर इस्तेमाल का है तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि देखो जाके वो स्टॉक में है या वो स्टॉक में नहीं है। अगर वो स्टॉक में है तो भी मार्केट प्राइस रेलिवेंट कॉस्ट है, और अगर वो स्टॉक में नहीं है तो भी मार्केट प्राइस ही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट है। ये बात समझ आई या मैं इसको भी और समझा सकता हूँ? मैं रुक गया हुआ हूँ। ये 70% कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बात समझा दी है। अगर आपको ये बात समझ लगी तो ओके, हम आगे चलते हैं। नहीं समझ लगी तो फिर फर्दर और एक्सप्लेन करूँगा इसको मैं। जी आगे चलें फिर कि और समझना है या समझ लगी है कि अगर मटेरियल रेगुलर इस्तेमाल में है तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? मार्केट प्राइस। बेशक स्टॉक में पड़ा हुआ, बेशक स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ। चलिए मैं कोशिश करता हूँ और समझाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने ये क्यों कहा कि अगर मटेरियल रेगुलर इस्तेमाल में है तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट मार्केट प्राइस में है, बेशक वो स्टॉक में है, स्टॉक में नहीं है। देखें, मैंने वॉश एंड वेयर का काम करता हूँ, मेरे पास ये सारा काम न्यू ऑर्डर की वजह से, न्यू जॉब की वजह से है। मुझे न्यू ऑर्डर आया, क्या आया जी? मुझे न्यू ऑर्डर आया कि भाई 500 शर्ट्स बना दें। कितनी बना दें? 500 शर्ट्स बना दें। तो हमने कहा जी 500 शर्ट कौन सी चाहिए? उसने कहा हमें WW वाली चाहिए, WW वॉश एंड वेयर वाली चाहिए। तो हमने कहा ठीक है जी। अब 500 शर्ट का जो ऑर्डर आया, उन्होंने भी वॉश एंड वेयर, हम भी वॉश एंड वेयर। तो हमने देखा भाई स्टॉक ही नहीं पड़ा हुआ, रॉ क्लॉथ ही नहीं पड़ा हुआ। ये 500 शर्ट्स बनाने के लिए मेरे पास स्टॉक नहीं पड़ा हुआ। अगर 500 शर्ट बनाने के लिए कपड़ा नहीं पड़ा हुआ तो क्या करूँगा? मार्केट से कपड़ा खरीद के लेकर आऊँगा। तो अगर स्टॉक नहीं है तो बताएं रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनेगी? मार्केट प्राइस। मेरी बात समझे? तो देखिए मैंने पहले मार्केट प्राइस लिखा हुआ था। अब मैंने देखा कि यार 500 शर्ट्स का ऑर्डर आ गया। मैंने कहा जा छोटे चेक कर, गोडाउन में कपड़ा पड़ा हुआ है, रॉ कपड़ा पड़ा हुआ। वो गया, उसने देखा, उसने कहा यस सर स्टॉक में कपड़ा पड़ा हुआ है। तो क्या मैं 500 शर्ट जो है इस स्टॉक से बना सकता हूं? यस और नो? अगर मैं 500 शर्ट्स इस स्टॉक से बना लूंगा तो मेरे अपने वॉश एंड वेयर के लिए कपड़ा कहां से आएगा? वो मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो फिर भी मार्केट प्राइस रेलेवेंट कॉस्ट बननी है। यस और नो? बात समझ आई या नहीं आई? तो रूल ये बना, अगर मटेरियल रेगुलर इस्तेमाल का है तो स्टॉक में है या नहीं भी है तो भी मार्केट प्राइस ही रेलिवेंट कॉस्ट होगी। क्योंकि अगर वो स्टॉक में है और मैं 500 शर्ट्स को स्टॉक वाले कपड़े से बनाता हूं तो जो मैं रेगुलर अपनी जो स्टिचिंग करता हूं उसके लिए कपड़ा तो मेरा कम पड़ जाएगा ना, उसके लिए फिर मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो हर हाल में मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है क्योंकि कपड़ा रेगुलर इस्तेमाल का है। पता नहीं मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया? बात समझ आ गई? तो रूल क्या है? अच्छा, ये जो सारी कहानी सुनाई जाती है ना, ये आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए होती है। आपने इतनी कहानी नहीं याद रखनी, आपने छोटे छोटे हिंट याद रखने। एग्जाम में कहानियां बुनने नहीं बैठ जाना, टाइम नहीं है इतना। तो रूल क्या है? अगर मटेरियल रेगुलर इस्तेमाल का है तो मार्केट प्राइस मेरी रेलिवेंट कॉस्ट है। यहां तक समझ लगी? अच्छा, रेलिवेंट कॉस्ट के डिफरेंट नाम है। रेलिवेंट कॉस्ट को एक्सपेक्टेड या करंट परचेज प्राइस भी कहते हैं, इसको वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। 1, 2, तीनों नाम याद रखने हैं। एग्जामिनर हो सकता है ये तीनों नाम से कंफ्यूज कर दे, और ये मार्केट प्राइस ही होती हैं सारी की सारी। ये येलो वाली सारी ये मार्केट की प्राइस है, दैट इज द मार्केट परचेज प्राइस। आगे चलें जी। ठीक है, नेक्स्ट वाला केस चलते हैं ज़रा। यस, ये बच्चों वाला की अब ये थोड़ा मुश्किल आने वाला है, इसको ज़रा संभालना है। क्या करना है जी? इसको ज़रा संभालना है। अच्छा,
हमारे पास एक ऑर्डर आया, उन्होंने कहा कि मुझे न्यू ऑर्डर आया, उन्होंने कहा 200 लेदर की जैकेट्स बना दें। 200 न्यू ऑर्डर आया, 200 लेदर जैकेट्स बना दें। ठीक है, तो लेदर का तो काम नहीं है मेरा, मैं तो वॉश एंड वेयर के साथ स्टिचिंग करता हूँ, तो मेरे पास लेदर तो नहीं है ना, तो लेदर मेरे रेगुलर यूज़ में नहीं है, क्योंकि रेगुलर यूज़ तो वॉश एंड वेयर है कपड़ा, तो लेदर मेरा रेगुलर यूज़ में नहीं है, और लेदर मेरे पास स्टॉक में भी नहीं है। तो अगर मेरे पास लेदर स्टॉक में नहीं है और मैं ये नया वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे मार्केट से लेदर खरीदना पड़ेगा। तो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? मार्केट प्राइस ही मेरी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। इसको संभालें ज़रा। एब्जॉर्ब करें इस बात को। क्या कहा मैंने? ये बात समझ लगनी चाहिए, क्योंकि आपसे छोटे बच्चों को मैंने बात समझाई है ये वाले, अब बड़े हैं, अभी कल मैंने छोटे बच्चों को ये बात समझाई है, ACC वालों को। हाँ, समझ आ गई थी उनको। जो आपने मुझे ऊपर रेलिवेंट कॉस्टिंग कहानी में रोका था ना, उन्होंने किसी ने रोका, पता नहीं आया, तुमको समझ आ गई थी या तो नहीं आई हो, नहीं ठीक है। लेकिन खैर है, जितना क्रिटिकल माइंड होता है उतने उसके सवाल ज़्यादा होते हैं। दोबारा समझाता हूँ ये बात। गुड। अगली बात समझ नहीं आनी आपको, उसमें मसला आएगा, दिमाग को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, इसलिए अगली बात को सबसे ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है और दुआ करनी है कि ये वाला केस आना ही इसने है। ठीक है, नहीं तो ना आए तो ये वाली दुआई कबूल नहीं होने वाली आपकी। अगर ऐसा हो जाए तो आपने इसको याद रखना है। मैं पहले कलर कर लूँ इसको, ये वाला। अब होगा क्या, देखें, 200 लेदर का ऑर्डर आया, फिर मैंने कहा जा छोटे गोडाउन में जा, देख कहीं लेदर तो नहीं पड़ा हुआ हमारे पास, कोई पुराना किसी ज़माने में ख़रीदा हो। तो छोटा गोडाउन में गया और लेदर निकल आया। इस लेदर को नहीं होना चाहिए था हमारे पास। अब यह आ गया तो वक्ता डाल देगा मुझे, ये परेशान करेगा मुझे। तो लेदर की जैकेट्स का ऑर्डर आया तो हमारे पास कहीं से स्टॉक निकला है पुराना, कहीं हमने लेदर ख़रीदा हुआ था। अब जब ये लेदर स्टॉक में से निकल आया ना, अब ये सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेगा। अब सिनेरियो मुश्किल, ये सिनेरियो मुश्किल होगा। अब अगर लेदर जो है मेरे रेगुलर इस्तेमाल में नहीं था, लेकिन कभी किसी ज़माने में मैंने लेदर ख़रीदा हुआ था और वो लेदर निकल भी आया, तो अब ये वाला सिनेरियो मुश्किल बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर मटीरियल रेगुलर इस्तेमाल में नहीं है और खुदा ना खास्ता वो निकल आया, अब सोच लेना कि अब मुझे अच्छा खासा सोचना पड़ेगा सवाल को, वरना ज़िंदगी आसान थी। रेगुलर यूज़ हो तो मार्केट प्राइस है, रेगुलर यूज़ नहीं, स्टॉक में भी नहीं, फिर भी मार्केट प्राइस है। और अगर रेगुलर यूज़ नहीं और वो निकल आया, अब देखना है इसका मैक्सिमम फ़ायदा कहाँ से उठा सकता हूँ मैं। ऐसे ही होगा ना। ये जो लेदर मेरे पास निकल आया है, ये जो मेरे पास लेदर पड़ा हुआ है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि अगर मैं इस लेदर को आपने खुद बताना है क्या करना चाहिए। अगर मैं अभी बस मुझे बताने दें, अगर मैं इस लेदर को न्यू प्रोजेक्ट पे लगाता हूँ, यानी कि 200 जैकेट्स बनाता हूँ इससे, तो 200 जैकेट्स बनाकर 5 लाख रुपए मुझे आएंगे। और ये लेदर जो इतना मेरे पास प्योर किस्म का, अच्छा ज़बरदस्त किस्म का लेदर है, अगर मैं इसको मार्केट में बेच दूं तो ये 6 लाख का बिक जाएगा। कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा है, ओल्ड इज गोल्ड वाला सीन चल रहा है कोई। तो बताएं क्या करेंगे अब? जी, मार्केट में बेचेंगे। क्या करेंगे जी? तो हम क्या करेंगे, इसको मार्केट में बेच देंगे, ये मार्केट में बेच देंगे। मेरी बात प्लीज़ मेरी बात गौर से सुननी है।
जब मैं मार्केट में बेच दूंगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनिए, जब मैं मार्केट में बेच दूंगा तो फिर 200 जैकेट बनाने के लिए लेदर ही नहीं रहेगा मेरे पास, है ना, नहीं रहेगा ना। इसका मतलब ये है अगर मैं ये 6 लाख का मार्केट में बेचता हूँ, फिर न्यू लेदर कहाँ से आएगा, फिर तो ये वाली कंडीशन ही है कि नॉट इन स्टॉक वाली कंडीशन पे नहीं आ गया। तो भाई ठीक है, 200 लेदर जैकेट बनाने के लिए मार्केट से जाके खरीद लूँगा। ब्रेक लगानी है, ब्रेक लगा के रखनी है, अभी ब्रेक लगा के रखनी है। जब मैं ये 6 लाख का मार्केट में बेच दूंगा तो क्या लेदर अब स्टॉक में रहा, नहीं रहा, तो क्या कंडीशन आ गई, नॉट इन स्टॉक, तो मार्केट से जाके खरीदूंगा। फिर यहाँ से मुझे ख्याल आया, प्लीज़ अब मेरी बात गौर से सुननी है, तो मैंने कहा ठीक है जब 6 लाख रहा तो लेदर नॉट इन स्टॉक, लेदर स्टॉक में नहीं है, लेदर नॉट इन स्टॉक, अगर वो स्टॉक में नहीं है तो मार्केट से खरीदूंगा। कहाँ से खरीदूंगा जी, मार्केट से खरीदूंगा। जब मैंने बाय फ्रॉम मार्केट, जब मैंने मार्केट से खरीदने का फैसला किया, पता चला मार्केट से तो 7 लाख का मिल रहा है। अब फंस गया मैं। प्लीज प्लीज, क्या फैसला किया था, 6 लाख का बेचता हूं, पर मैंने कहा अगर ये 6 लाख का बेच दिया तो 6 लाख रुपए आएंगे, तो 6 लाख रुपए लेके जब 7 लाख का लेदर खरीदूंगा 1 लाख रुपए पल्ले से डालने पड़ेंगे। बेहतर क्या है कि अब 6 लाख का मार्केट में बेच के 7 लाख का खरीदूं, या इस 6 लाख को जैकेट में लगा दूं ताकि 7 लाख बच जाए। अब रैशनल डिसीजन क्या है, अगर मैं ये 6 लाख को मार्केट में बेच के नया लेदर खरीदता हूं तो 1 लाख रुपया और देना पड़ेगा। तो बेहतर ये, मार्केट से महंगा मिल रहा है ना, तो आपके पास क्या है, ये 6 लाख का है, मार्केट 6 लाख बिकेगा, मार्केट में महंगा मिल रहा है, तो इसको मैं जैकेट में लगा दूंगा ताकि इसको बचा पाऊं। मेरी बात सुनने रखना, अब नहीं, मेरी बात सुनते रहना। अभी ये 6 लाख को मैं कहाँ करूंगा, 200 की जैकेट, ओह प्लीज, ये 6 लाख को मैं 200 की जैकेट पे लगा दूंगा क्योंकि मार्केट से महंगा मिल रहा है। इस वाले 6 लाख को जो मैंने मार्केट में बेचना था, मैं मार्केट में नहीं बेचूंगा क्योंकि 6 लाख का बेच के मुझे 7 लाख का नया लेदर खरीदना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले लेदर को 200 जैकेट पे लगा दूंगा। जब इसको 200 जैकेट पे लगाऊंगा तो ये 6 लाख को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये 6 लाख को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको सेक्रीफाइस किया 200 जैकेट के मटेरियल पर लगाने के लिए। तो ये जो 6 लाख है ये मेरी बन जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मेरी बन जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये मेरी बनेगी रेलेवेंट कॉस्ट क्योंकि अब इसको मैंने 200 जैकेट्स पे लगा दिया। जी मार्केट प्राइस क्या होगी, क्या जी, मार्केट प्राइस 7 लाख है। न्यू लेदर, ये न्यू लेदर जो है, न्यू लेदर मार्केट में 7 लाख का मिल रहा है। रेलिवेंट कॉस्ट ये है, ये लिखा हुआ RC, ये 6 लाख रेलिवेंट कॉस्ट है क्योंकि लेदर जैकेट में बनाने में लग गया। एक और सिनेरियो है, एक और प्लीज़ ब्रेक लगानी है, फिर यहाँ से एक ना आपको रूल सिखाऊंगा। अब मेरी बात एक और सुने, मार्केट में कितना का बिक रहा है, 6 लाख का, नया लेदर कितने का है, 7 लाख का। अगर अच्छा इन दोनों के जब मैंने मुकाबला करवाया तो 6 लाख को मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बनाया। अगला सवाल, मान लो कि जो नया लेदर है मार्केट में 5 लाख का मिल रहा है, अब बताएं क्या करूँगा, प्लीज। मार्केट में कितने का बिक रहा है, 6 लाख का पुराना लेदर है, नया कितने का मिल रहा है। तो अब रैशनल डिसीजन ये यार, मार्केट में 6 का बेचो, 6 आएगा, 6 में से 5 का नया खरीदो, 1 लाख रुपया बच जाएगा।
अब क्या फैसला है कि अब मार्केट में मैं बेच दूंगा। प्लीज, जब मैं मार्केट में बेच दूंगा तो फिर मेरे पास लेदर स्टॉक में बचेगा ही नहीं, फिर चुपचाप 5 लाख का मार्केट से खरीदूंगा। तो अब अगर ये वाला सिनेरियो आ गया तो इस केस में ये 5 लाख मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। यस सर, नो? समझ आ गई? ये सारी कहानी एग्जाम में आपके साथ नहीं जाएगी। अब यहां से एक रूल बना देता हूं। अगर मेरे पास स्टॉक में लेदर आ गया तो मैं देखूंगा उसका मैक्सिमम बेनिफिट क्या आता है। उसके मैक्सिमम बेनिफिट को और मार्केट की प्राइस से कंपेयर करूंगा। जो इन दोनों में से लोअर होगा, जैसे कि 7 लाख 6 लाख, इनमें से लोअर कौन है? 6 लाख, वो मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बनी। फिर 6 लाख ये बेनिफिट है, उसको मार्केट की प्राइस से कंपेयर किया। अब इन दोनों में से कौन लोअर निकला? ये, तो ये रेलिवेंट कॉस्ट है। तो यहां पर आए, प्लीज यहां पर आए। इफ मटीरियल इज इन स्टॉक, अगर मटीरियल स्टॉक में आ गया तो देखिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनने वाली है? रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनने वाली है? लोअर ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? मार्केट प्राइस। लोअर ऑफ मार्केट प्राइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है जी, ये मार्केट प्राइस ऑफ न्यू लेदर है। तो मार्केट प्राइस और मैक्सिमम बेनिफिट में से जो लोअर होगा वो रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। और मैक्सिमम बेनिफिट कैसे आ सकता है? मैंने आपको एक केस सुनाया। मैक्सिमम बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन मैक्सिमम बेनिफिट, यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट कहां से आ सकता है? 3 सिनेरियो हमारे एग्जाम में आते हैं। नंबर 1, या तो मार्केट में बेच दूं। मान लो मार्केट में बेचा तो मान लो मार्केट में 6 लाख रुपए मिल रहे हैं। दूसरा, हमने कहा जैकेट छोड़ो, उसके स्मॉल जैकेट्स बना लो। क्या कर लो जी? यानी कि किड्स जैकेट्स बना लेते हैं। तो यानी कि अब वो बड़ों की 1 जैकेट बननी है, किड्स की 2 जैकेटें 3 जैकेटें बन जानी है। तो हमने क्या किया जी? किड्स की जैकेट बना लेते हैं। अगर किड्स की जैकेट बनाते हैं तो पता चला 5,50,000 का फायदा होता है। फिर एक और जो लेदर है उसको ये कैन यूज एज सब्सिट्यूट मटेरियल डिफरेंट जॉब, किसी और जॉब पर एज अ सब्सिट्यूट मटेरियल के तौर पर यूज कर लो। यानी कि एक कंपनी है, फैक्ट्री है, वो लेदर बैग बनाना चाह रही है तो हम उनको भी बेच सकते हैं। जब उनको बेचेंगे तो मान लें 5,80,000 मिल रहे हैं। तो इन दोनों में से हाईएस्ट बेनिफिट कौन दे रहा है? 6 लाख। तो 6 लाख को मैंने इधर रखा, 6 लाख तो 6 लाख को मैंने इधर रखा, ये 6 लाख आ गया। ऐसे है। और मार्केट में जो नया लेदर मिल रहा था वो मुझे 7 लाख का मिल रहा था। तो इन दोनों में से लोअर कौन है? 6 लाख मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर नया मार्केट प्राइस 5 लाख का होता तो 5 लाख मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बनती। ये बात समझ लग गई? ठीक है जी। रेलिवेंट कॉस्टिंग फॉर मटेरियल्स से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। ये दोनों अगर आप लोगों ने कर लिया तो कल मैं रेलिवेंट कॉस्टिंग फॉर मटेरियल लेबर करवाऊंगा। जब लेबर करवाऊंगा तो रेलिवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर खत्म हो जाएगा कल हमारा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 3 करके आइएगा। अल्लाह हाफिज़।